Hello everyone, good evening and welcome to my YouTube channel. So जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग. हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा की गई है? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एस आर राव के द्वारा की गई है. लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 60 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी. गुजरात में है लोथल, है ना. इसकी खुदाई वर्ष 1957 में एस आर राव के द्वारा की गई थी और ये स्थान हड़प्पा सभ्यता का ही एक हिस्सा है. सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है वो मिला है कहाँ से? सही आंसर हो जाएगा गुजरात की कच्छ जिले में सुरकोटदा से मिला है. ऑप्शन डी, जहां से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष भी प्राप्त हुए. लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का. सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं कौन से वेद के? तो ये वेद है आपका यजुर्वेद. ऑप्शन डी क्या है? यजुर्वेद. ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन या फिर कौशिकीय ब्राह्मण. शुक्ल यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है ना. और सामवेद के हैं पंचविश, षणविश, जैमिनी ब्राह्मण. अथर्ववेद के क्या हैं? गौपथ ब्राह्मण है. चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? बुद्ध को महानिर्वाण, देखो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है. गृह त्याग राजगृह, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इनके गृह त्याग को. ज्ञान प्राप्ति ने बोध गया में होती है. इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है इनको कुशीनगर में होता है. ऑप्शन बी आपका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो जो इसके शिलालेख हैं अशोक, सम्राट अशोक के, इनके शिलालेखों में जो प्रधान सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां. ऑप्शन सी. कौन सा है? 13वां है, जिसमें अशोक के 8वें वर्ष में होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है. नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोबा भावे. ऑप्शन डी. 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था. स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था ये. विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ से भाग लिया था बेगम हजरत महल ने. ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा. इन्हें महक परी भी कहा जाता है और ये वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे बेलगांव कर्नाटक में, जो आयोजित हुआ था 1924 में. ऑप्शन बी. कौन से में? बेलगांव कर्नाटका में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट करा. 1923 का विशेष अधिवेशन, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई. 1923 का जो अधिवेशन है, 39वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा में हुआ. 1922 में भी एक अधिवेशन हुआ था. कहाँ पर? 38वां अधिवेशन है देश बंधु चित्तरंजन दास जो है गया में किया गया. और 1925 में भी एक अधिवेशन हुआ था 41वां, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कानपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान
सबसे पहले 1911 को 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 ऑप्शन ए लिखा है। कब? 11 दिसंबर 1911। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गाया कब है? 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? नहीं थे, तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्या हैं यहाँ पर? क्रांतिकारी नेता हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? पूरे विश्व का कितना प्रतिशत एरिया हमारे उसमें है? 2.4%। और जनसंख्या कितना है बच्चे? भारत पृथ्वी के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.43, जबकि जनसंख्या का 17.75%, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारी इंडिया का यहाँ पर स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो बड़ा आकार है वो किसका है? अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव का। तो सर्वाधिक बड़ा आकार दादरा नगर हवेली दमन दीव का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, उसका नाम है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी आपका सही आंसर, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। ये जो आपकी अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी है ना दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम जिसे कहते हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई हो गया, और यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर पलानी या पत्नी की पहाड़ियां अवस्थित हैं। पलानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मैंने पहले भी आपको एक बार कम्युनिटी में क्वेश्चन किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया था वहां पर वुलर झील कर। अरे बेटा, उत्तर भारत की मीठे पानी की झील बोलता तब आप वहां टिक करते। अब वहां मैंने पूछा था पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा था, आंसर होता लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, केबुल लामजाओ। मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इंफाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है ना। और इसे भी दुनिया का एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। केबुल लामजाओ इसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? आंसर दीजिएगा आप लोग। कृषि क्षेत्र है। क्या है? मेरुदंड कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो यहाँ पर गणना करती है वो है सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय के द्वारा की गई। CSO इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। जो CSO योजना है, योजना मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, था ये अभी नीति आयोग है।
CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? हरित क्रांति का संबंध आप जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से है, तो हरित क्रांति तो होगा नहीं, तिलहन की बात हो रही है। श्वेत क्रांति की अगर बात करूं तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति की बात करूं बच्चे तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से रिलेटेड है, और जो पीली क्रांति है ना वो तिलहन से रिलेटेड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 2012 से 2017 तक था, निर्धारित था। और आंसर डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम की बात करते हैं 10, ऑप्शन डी। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया है? भारतीय संविधान पारित होता है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी। और प्रभावी यानी कि लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। जो बाबा साहेब हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस, विधि दिवस या लॉ दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखो भाई, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। तो पहले अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर बच्चे, आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता अर्थात समान आचार संहिता जो है, इसका मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून होता है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से क्या होता है बच्चे? लागू होता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, वो है हमारा गोवा। गोवा की राजधानी के बारे में बताएंगे, इस नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वीवी गिरी, तो वीवी गिरी के बारे में जानेंगे। 3 मई 1969 से 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल फिर 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा था। उसके बाद अगर बात करें हम न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की, तो ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक प्रेसिडेंट रहे। BD जत्ती की अगर बात करें तो ये 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक कार्यवाहक प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। अन्य क्या है यहाँ पर? जो बाकी 3 है, वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और BD जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं।
श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू बनी है 15वें नंबर की, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 13वें प्रेसिडेंट कौन थे? श्री प्रणब मुखर्जी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं और देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और आदिवासी महिलाओं में ये पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? सबसे पहले अदिश राशि क्या होती हैं? वे राशियां जिनका केवल परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कार्य है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, चाल, दाब, शक्ति, विभव, ताप, आयतन, विद्युत धारा और आवेश। तो बच्चे बताओ 26 का ए कार्य, ए क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 28, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल्ब को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध की बात करें तो इसका संबंध जीव पक्षियों से है। जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके तहत पक्षियों का स्टडी होता है। ठीक है। सिस्मोलॉजी, भूकंप की बात करें तो भूकंप आप पूछा जाता है। सिस्मोलॉजी कई बार पूछा गया, जिसके अंतर भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी। एक फाइकोलॉजी भी पूछा जाता है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी होता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? चींटियों के अध्ययन को तो याद रखना है। अगर मैं बात करूं हर्पेटोलॉजी का, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग का स्टडी होता है जिसमें उभयचर या रेप्टाइल आ जाता है। निम्नेटोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत निम्नेटोड का स्टडी होता है। निडोलॉजी की अगर बात करूं तो निडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बचा कौन? मर्मिकोलॉजी। तो चींटियों का जो स्टडी होता है इसे क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो जीएस का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण होता है 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कभी कभी पूछ लेता है कि कब निर्माण हुआ, किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। ऑप्शन बी अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी गई। ये जो स्थापत्य हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। भव्यता के द्वार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? देखो भाई, जो अकबरनामा है ना, इसके 3 भाग हैं जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन है। दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। तो ये है बेटा अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेजली ने इसे शुरू करा था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वो था निजाम था। कौन था बच्चे? हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में 1798 में
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करा। जब हैदराबाद ने स्वीकार करा तो मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर की। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया था? बाध्य कर दिया था। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला एक दस्तावेज था जो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। ठीक है, पहला कौन, दूसरा कौन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी? तो वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल, ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है। उसे हडसन ने क्या करा था? हडसन जो गवर्नर था उसने रंगून, जो कि म्यांमार में है, अब उसे यंगून भी कहते हैं, वहां निर्वासित कर दिया और 1862 में उसकी वहां पर डेथ हो जाती है रंगून में। अब वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए थे आर्यों के। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता थे वरुण। ऋग्वेद के रचना काल में इंद्र हो जाते हैं और इस युद्ध का नेता दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर है ना। इंद्र युद्ध का नेता यानी कि दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचाओं की रचना की गई है? तो 250। आगे क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो 11 सूत्री में एक तो था भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किया जाना, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। ये 4 सूत्र हो गए। इसके बाद था रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया। 7वां था रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पिंच किया जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी हो जाए। CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। लास्ट था सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो मैंने 11 सूत्र आपको बता दिया, बताओ इनमें से कौन सा सही है? पहला तो आपको कहीं मिला नहीं होगा, है ना। दूसरा और तीसरा आपको मिला होगा ऑप्शन बी। ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर देना। चोरा चोरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। चोरी चोरा कांड की घटना कब होती है? पूछा जाता है 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोली चलाई गई थी ना, तब उसी की जवाबी कार्रवाई में जो प्रदर्शनकारियों थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को टारगेट किया, उस पर हमला कर दिया और जो 22 पुलिसकर्मी थे 22-23 उनको मौत के घाट उतार दिया। हिंसात्मक होते थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, ये पूछा जाता है कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, रोक दिया गया। ठीक है ना, तो याद रखना। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है बताइएगा। ये आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है ये भी पूछा जाता है। यह एक आत्मकथा है। किसकी? महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जिसे गुजराती भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी?
वीर सावरकर ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा, 1857 के विद्रोह पर, है ना, विद्रोह पर किताब लिखी गई है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये आपको याद रखना है, वी टी सावरकर ने ही 1909 में 1857 के विद्रोह पर किताब को लिखा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, तेज हवाओं के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो वो जो उड़ती है और जमा हो जाती है वो बलुई मिट्टी, रेत यानी कि बालू है। ऑप्शन डी, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस इटली, जिसकी राजधानी रोम है, वहां का शहर है, इसे नहरों के शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेज़न बेसिन में। नेक्स्ट है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 24 समय क्षेत्र। ऑप्शन बी। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है, 82.5 डिग्री। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र कहाँ है, जिसके पास कुल 12 हैं? फ्रांस। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपका 2019 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। दो ऑप्शन, दूसरा स्थान 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है 2020-21 के अकॉर्डिंग? भारत। ऑप्शन बी। भारत में भी राज्य की बात करते हैं तो वो है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस या स्थापना कब हुई थी? स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं, बिकॉज 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। मूलतः ये कोलकाता में स्थापित था, बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित होता है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो ये है आपका रक्षा व्यय को इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपको ध्यान रखना है, दैट टाइम पे 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है किसकी समानता का वचन देता है? अगर आपको प्रस्तावना याद है तो मौलिक तो नागरिकों को यहाँ पर जो अधिकार देता है हैसियत और अवसर की, है ना। हैसियत का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर स्थापना की बात करता है, वचन देता है। ऑप्शन बी। बात करते हैं समानता का अधिकार। भारतीय संविधान की भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित किया गया है और इसे हमने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 51 भाग 4,
है ना। अनुच्छेद 51 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यह हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति वाले की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। बहुत अच्छे से मैंने बताया है आपको परसों पॉलिटी वाला जो सेशन कराया था। 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है, उसी के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन 10 को जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाद में 11वां भी जोड़ा गया है। कौन सी संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई है? तो भारत में पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर जो सही आंसर, देखो भाई, गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। इसकी जो पहली बैठक होती है ना, तो पहली बैठक की अगर बात करते हैं तो वो 13 मई 1952 को होती है, ऑप्शन सी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक रहे थे और वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। आगे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 26 शिशु रोग स्टडी से है, ऑप्शन सी। लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है क्या? लाइकेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बी आपका यहाँ पर होगा वाष्पीकरण वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन आपका बी होगा, ये बी कीजिए। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? तो याद रखना है बैरोमीटर का, फेदोमीटर का, फेदोमीटर ऑप्शन ए। यूडियोमीटर जो है ना, इसके द्वारा गैस की मात्रा मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और पेरिस्कोप के द्वारा जो है एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है ये पेरिस्कोप। आगे क्वेश्चन है, बार किसकी यूनिट है, इकाई है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बार वायुमंडलीय दबाव की यूनिट है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, है ना। 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है ना। तो ये हो गए हैं आज के आपके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि थोड़ा सा टफ, तो टफ इसी तरीके से आपको मिलेगा, है ना। तो टफ वगैरह कुछ नहीं होना है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको इजी पेपर भी टफ लगेगा। अगर आप पढ़ोगे, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो टफ भी आपको इजी लगेगा। वो आपके ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो चलिएगा, मिलते हैं कल से। हम स्टार्ट करेंगे 2 बजे वाले अपना प्रैक्टिस सेट को, पर मॉर्निंग में वही सेशन जो उत्तराखंड का आपका चल रहा है वही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और सभी बच्चे जो है कल विलोम शब्द ज़रूर पढ़कर आएँ। आपके पास जो भी बुक है, विलोम शब्द आप ज़रूर पढ़ें। आपको विलोम शब्द से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, हालांकि वो इस चैनल पर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? या तो मैं टेलीग्राम में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या कम्युनिटी में, या जब मॉर्निंग में आपका वीडियो आएगा
उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप कम्युनिटी, टेलीग्राम और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। हिंदी का वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाती है, इसीलिए हिंदी आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले विलोम शब्द से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपके 200+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाए, है ना। तो ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। बाकी देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग विलोम शब्द आपकी एग्ज़ाम में है और रचनाएं आप लोगों की चल ही रही हैं, तो उनको आप कवर कीजिए। आपकी पीडीएफ कंप्लीट होने जा रही है, जैसे ही रचनाएं आपकी कंप्लीट होंगी पीडीएफ आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। तब तक छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप उनको देखकर संतुष्ट रहिए। पीडीएफ हमेशा देती हूँ, आगे भी दूंगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, फीडबैक देते रहें, और क्या चाहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर।